वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक नया पार्ट लेके आ गए, जीके का तीसरा पार्ट लेके आ गए। इससे पहले जीके के 2 पार्ट आ चुके हैं, तो आपने पहले वाले भी नहीं देखे तो वो भी आप जरूर देखना। और इसी के साथ में आपको बताऊंगा, हमने आपकी स्पेशल क्लासेस चालू कर दी है, जिसके अंदर कल जो वीडियो आया था वो मैथ का आया था। आज जो वीडियो है वो आपके जीके का, ऐसे ही अब आपकी रिपीट चलती रहेगी। फिर रीजनिंग सारा का सारा आपका कोर्स कवर करवा दिया जाएगा। और अभी जो टाइमिंग है वो वीडियो की सुबह के 11 बजे आपके वीडियो अपलोड होता है। लेकिन जैसे जैसे आगे टाइम होगा वैसे अगर 11 बजे शूट नहीं होगा तो फिर हमने सोचा है कि इसको रात को 8 बजे रख देंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताना कि आपका वीडियो रात को 8 बजे रखना सही रहेगा या फिर सुबह 11 बजे जो अभी अपलोड कर रहे हैं वही टाइमिंग सही रहेगी। तो अब एक चीज़ और है, आपसे सिर्फ एक चीज़ शेयर करनी है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फिर अपन क्वेश्चन चालू कर देंगे। अभी तक हमने 3 पार्ट अपलोड किए हैं, जैसे एक जो पहला पार्ट था, फिर उसके बाद दूसरा, और जो आज आया है वो तीसरा पार्ट है। जो पहले पार्ट में हमने करवाई थी वहाँ पर आपको सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चन करवाए थे। सेकेंड पार्ट के अंदर हमने 1 लाइनर क्वेश्चन के साथ में आपको थोड़ा थोड़ा सा बेसिक समझाया था, उनके मतलब डिटेल में एक्सप्लेन किया था। और आज जो अपन पार्ट करने वाले हैं, इस पार्ट के अंदर जो अपन डिस्कस करेंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में डिस्कशन किया हुआ है। तो बस आपसे इतना ही पूछना है हमारा कि आप तीनों में से आप जरूर बताना कि आपको किस टाइप में क्वेश्चन करने हैं, ताकि आगे के जो पार्ट है हम उसी हिसाब से लेके आएँ। सिर्फ 1 लाइनर करना है तो आप ऑप्शन में लिखिए कि पार्ट 1 के जैसे करवाइए। सिर्फ 1 लाइनर के साथ में थ्योरी करनी है तो आप लिखिए पार्ट 2 के जैसे करवाइए। और अब अगर आप चाहते हो कि हम आपको ऑब्जेक्टिव के साथ में करवाएं तो आप ऑप्शन में लिखिए कि पार्ट 3 के जैसे करवाइए। तो जैसे आप कहेंगे वैसे हम करवा देंगे। और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना। हमने SSC GD का भी अलग से ग्रुप बना हुआ है, इसी के साथ में SSB का भी अलग से ग्रुप बना हुआ है। तो आप उन दोनों को जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें वहां पूछ सकते हो। अब चलो वीडियो शुरू कर देते हैं। और इस सीरीज में मोस्टली जो वीडियो आएंगे अपन 10 से 15 मिनट लंबे वीडियो नहीं करेंगे, ताकि आपके सारे के सारे डाउट हो वो क्लियर हो जाए कम टाइम के अंदर ही। अब चलो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के संविधान के अनुसार 8वीं अनुसूची के अंदर कुल कितनी भाषाएं हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ भाषाएं कितनी है, लैंग्वेज कितनी है उसके अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर देखो, अगर आपको साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है तो आप या तो वीडियो को पॉज करके कर लीजिए। अगर हम यहाँ पे कम से कम आपको 10 सेकंड 15 सेकंड देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और उस 10 सेकंड 15 सेकंड का मतलब कोई जल्दी भी आंसर दे देते हैं। तो बस आप यहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं रखेंगे, आप थोड़ा सा पॉज करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 टोटल भाषाएं हैं, वो है 8वीं अनुसूची के अंदर। अब चलो बात कर लेते हैं कि 8वीं अनुसूची के अंदर 22 कौन कौन सी भाषाएं। तो देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट इस सीरीज का जो पार्ट है वो ये है कि जो एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है। अपन सिर्फ क्वेश्चन तो आपको हर कहीं मिल जाएंगे, लेकिन जो हमने जितने ज़्यादा इसके अंदर मिक्स करके जो भी डिटेल मिल सकती थी, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, जियोग्राफी से रिलेटेड हो, कंप्यूटर के, इवन जिसके भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक डिटेल इसमें ऐड कर दी है। जब आप इस हिसाब से क्वेश्चन पढ़ते हो, जैसे आप कभी ज्योग्राफी, कभी हिस्ट्री का, कभी कंप्यूटर का, ये सब जब क्वेश्चन बार बार पढ़ते हैं तो इससे आपकी जो याद करने की पावर है वो भी हमेशा बढ़ती है। तो हमने ही उसी हिसाब से आपको पढ़ाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले अपन ने देख लिया कि 22 भाषाएं थी। तो अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि संविधान की जो धारा 341 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा कौन सी होगी? हिंदी होगी। और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अनुच्छेद कौन से? 343 से लेकर 351 के बीच में राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद दिए गए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुल जो 22 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी है। देखो, वैसे आपको जो 22 भाषाएं सारी की सारी याद नहीं रखनी होती है, जो आपको याद रखनी है मैं अगली स्लाइड में बता दूंगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर कोई सवाल करता है कि सर 22 कौन कौन सी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। एक बार मैं जल्दी जल्दी आपको नाम बता देता हूँ। असमी है, बंगाली है, बोडो है, डोंगरी है, गुजराती, हिंदी, फिर कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, फिर है मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल और तेलुगु और उर्दू। ये जो 22 भाषाएं, ये 22 की 22 भाषाएं कौन सी अनुसूची के अंदर आती है? तो आपको याद रखना 8वीं अनुसूची के अंदर आती है ये 22 भाषाएं। अब चलो बात करें नेक्स्ट में, वो यहाँ पे जो आपको डिटेल है अभी भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसे पढ़ना है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि सर पार्ट 3 के जैसे ही पढ़वाइए आप। अब चलो देख लेते हैं, जो 14 भाषाएं हैं वो संविधान के अंदर, मूल संविधान के अंदर शामिल किया गया था। शुरू के अंदर कितनी भाषाएं सबसे पहले शामिल की गई थी? तो 14 भाषाएं शामिल की गई थी। तो बाद में जब 1967 के अंदर एक भाषा को और को शामिल किया गया, उसका क्या नाम था? सिंधी था। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को
1967 के अंदर ऐड किया गया था। अब आपको याद रखना है कि पूछे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इनको कब ऐड किया गया था, तो 1992 के अंदर ऐड किया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। अब जो लास्ट में बची वो भाषाएं कौन कौन सी है, तो यहाँ पे बोलो नहीं, यहाँ पे बोडो हो जाएगी, फिर डोंगरी और मैथिली और संताली, इन भाषाओं को कब ऐड किया गया था, 2003 के अंदर ऐड किया गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया, 92वें संविधान संशोधन के तहत इन भाषाओं को ऐड किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपने 8वीं अनुसूची से रिलेटेड जो भी आपके फैक्ट आ सकते थे वो अपन ने सारे एक साथ ही डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे। अब चलो देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला जो अपना क्वेश्चन हुआ है वो दिया हुआ है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे देखो जितने भी आपके यहाँ पे अपन क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन आपके वहाँ पे पूछा हुआ है किसी ना किसी एग्जाम के अंदर, वही क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया हुआ है, और जिनके 100% चांस है कि आगे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वही क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं। तो आप एक एक क्वेश्चन को जरूर देखते जाइए, और एक क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो आपको हर एक क्वेश्चन देखना। ऐसे नहीं कि आपने एक क्वेश्चन देखा फिर आपने सोचा ये तो मुझे पूरा टॉपिक आता है, तो वो नहीं है। हर एक क्वेश्चन अपने आप में अलग है, इसमें आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो यहाँ पे है कि अंग्रेजी शिक्षा के जनक किसको माना जाता है, तो आपको याद रखना है लॉर्ड मैकाले को माना जाता है अंग्रेजी शिक्षा के जनक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो बात करें कि कब, मतलब अंग्रेजी शिक्षा के जो अगर पूछे कि कब से शुरू की गई थी, 1835 में की गई। लॉर्ड मैकाले के द्वारा विलियम बेंटिंग के जो प्रारूप बनाया था उसी प्रारूप के अनुसार इन्होंने ये अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी। अब चलो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो जिस क्वेश्चन के रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी अपन उतनी डिस्कस करेंगे। बाकी ऐसे खूब सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो कभी एग्जाम में पूछी ही नहीं गई है और ना ही कभी आगे पूछे जाने का चांस है, तो वो सब पढ़ के अपना टाइम खराब करने का क्या सेंस बनता है। अब है आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पे है। आईएमएफ की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो आईएमएफ की फुल फॉर्म हो जाएगी। तो इसका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएमएफ का मुख्यालय भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी के अंदर है आईएमएफ का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। अब चलो बात करें कि आईएमएफ से रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं अपन। तो आपको याद रखना है आईएमएफ के अगर डायरेक्टर आपसे पूछे कौन है, तो क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा है आईएमएफ की डायरेक्टर। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, गीता गोपीनाथ है। अगर मेरे हिसाब से अगर बात करें कि इन दोनों में इंपॉर्टेंट कौन है, तो आपके डायरेक्टर से ज़्यादा भी जो इंपॉर्टेंट है वो चीफ इकोनॉमिस्ट है, क्योंकि इनका रिलेशन है वो इंडिया के साथ में, और जब भी इंडिया के साथ में रिलेशन है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये कि चीफ इकोनॉमिस्ट का नाम पूछे क्या नाम है, गीता गोपीनाथ। ये जरूर याद रखना आप। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर है, और फॉर्मेशन कब हुआ, स्थापना कब हुई थी, 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। अब एक चीज़ यहाँ पे और भी है, अगर आपसे पूछे वाशिंगटन डीसी के अंदर और किसका इंपॉर्टेंट वो है, मुख्यालय किसका है, तो आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो भी वाशिंगटन डीसी के अंदर ही है। तो ये भी जरूर एक्स्ट्रा फैक्ट में आप याद रख सकते हो। अब चलो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अकेडमी अवार्ड है, उसके अंदर बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा कि अकेडमी अवार्ड है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये जरूर आपको पता होना चाहिए। वैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है बेस्ट पिक्चर, तो और बाकी भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो अपन ऑलरेडी बाद में आगे देख लेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, किसको मिला है, नोमैडलैंड को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है। अब अगर अपन बात करें कि जो बेस्ट एक्टर किसको दिया गया, बेस्ट एक्ट्रेस का किसको मिला, वो सारे भी देख लेते हैं। तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको मिला था, नोमैडलैंड को मिला था, ऑलरेडी देख चुके हैं। बेस्ट एक्टर का अगर अवार्ड पूछे किसको मिला था, एंथनी हॉपकिंस को दिया गया था बेस्ट एक्टर का अवार्ड। और इसी के साथ में अगर आपसे पूछे कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला था, तो फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट को अवार्ड मिला था बेस्ट एक्ट्रेस का। वैसे इन्होंने कौन सी मूवी के अंदर अगर पूछे रोल किया था, तो नोमैडलैंड के अंदर ही इनका रोल किया गया था, इसीलिए इनको अवार्ड मिला था। वैसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कौन सी थी, तो माई ऑक्टोपस टीचर थे, वो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर मूवी थी। अब चलो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे पूछा गया है कि कैसिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन्स ये भी अक्सर आपसे पूछे जाते हैं कौन सा प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका, दूध के अंदर पाया जाता है कैसिन प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एक चीज़ मैं आपको पहले बताना भूल गया, आपको ये चीज़ पहले बता देनी चाहिए थी। अपन जितने भी जो मतलब जो जीके के जो जितने वीडियो आएंगे, हर एक वीडियो के लास्ट के अंदर एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसे इससे पहले जो 2 नंबर जो वीडियो आया था उसके अंदर जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बांध थे उससे रिलेटेड अपन ने एक साथ देख लिए थे। आज जो वीडियो है उसके साथ में एक टॉपिक ऐड किया हुआ है। ऐसे ही आपके जीके के जितने भी वीडियो आएंगे, हर एक वीडियो के साथ में अपन एक एक टॉपिक अलग से लेके चलेंगे जिसको कंप्लीट करेंगे, ताकि आपके वो भी टॉपिक साथ साथ में कंप्लीट होता चले।
जैसे अगले अब क्वेश्चन की बात करें अपन, तो अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछा है यहाँ पे, तो तमिलनाडु के अंदर है भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब अगर आपसे पूछे कि कौन सा है, ये सब है कि और कहाँ कहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये भी आप देख सकते हो। वो है कि अगर पूछे तमिलनाडु के अंदर जो सबसे बड़ा है उसका क्या नाम है, तो कुंडनकुलम है वो सबसे बड़ा है न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और कब स्थापना हुई थी, 2013 के अंदर स्थापना हुई थी। काकरापार अगर आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात के अंदर है, 1993 में स्थापना हुई थी। नरोडा कहाँ पे, तो 1991 में स्थापना हुई थी और यूपी के अंदर है। देखो जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो 4-5 नाम दिए हुए हैं ये कम से कम याद होना चाहिए। तारापुर कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, 1969 के अंदर स्थापना हुई थी। एक चीज़ देखो, मैं तो जैसे याद रखता हूँ वैसे अगर आप याद करना चाहो तो आपको याद होना चाहिए। जैसे 1969 के अंदर और क्या हुआ था, तो आपको सीधा याद रखना है आपको कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 के अंदर हुई थी। और ऐसे ही आप याद रख लो कि 1969 के अंदर क्या हुआ था, तारापुर जो एटॉमिक पावर स्टेशन है उसकी भी स्थापना हुई थी। केगा कहाँ पे, तो केगा कर्नाटक के अंदर, दोनों के अंदर के ही आ रहा है, तो ये तो डायरेक्ट याद हो जाएगा। केगा कहाँ पे, कर्नाटक के अंदर है, 2000 के अंदर स्थापना हुई थी। अब चलो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो हमने कहा था आपको, देखो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सारे सब्जेक्ट कवर करते हुए चलेंगे अपन। तो कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो स्पीकर है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। तो स्पीकर कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। बाकी जो भी कीबोर्ड है, माउस है और जॉयस्टिक है, ये सब के सब इनपुट डिवाइस है। वैसे कंप्यूटर के देखो आपके अलग से एक कल भी वीडियो अपलोड हो जाएगा जिसके अंदर अपन 200 के आसपास जो कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके भी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे भी अपन डिस्कस तो करते हुए चलेंगे, इस सीरीज के अंदर तो सारे ही सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। अब चलो बात करते हैं कि कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। जैसे अपन वहाँ पे देख लिए स्पीकर, इसका राइट आंसर था कि स्पीकर इनपुट डिवाइस नहीं है। तो अगर आप एक डाउट मतलब जैसे कि आपको आउटपुट या इनपुट दोनों में से एक भी याद है तो भी आप आंसर दे सकते हो। जैसे आउटपुट डिवाइस अगर पूछे कौन कौन से होते हैं, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, ऑडियो स्पीकर होता है, हेडफोन्स होता है, प्लॉटर है, प्रोजेक्टर है, जीपीएस है, साउंड कार्ड है और वीडियो कार्ड है। ये जो भी आपको नाम दिए गए ये सब के सब कौन से, ये आउटपुट डिवाइस है। और इसी के अलावा जो बाकी आगे वो सब के सब इनपुट डिवाइस होते हैं। वैसे कल वाले जो वीडियो आएगा इसके बाद में जो जीके का, उसके अंदर अपन इनपुट डिवाइस डिस्कस कर लेंगे। एक साथ करेंगे तो आपको और कन्फ्यूजन होगा। ऐसे सिर्फ आप अभी जो याद करो तब आप सिर्फ आउटपुट डिवाइस याद कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में अपन इनपुट डिवाइस पढ़ लेंगे। यहाँ पे कि निम्न में से कौन क्वाड ग्रुप में शामिल नहीं है। एक चीज़ आपको याद रखनी है, क्वाड ग्रुप के अंदर क्या हुआ, एक तो जो क्वाड ग्रुप जो बना था, फॉर्मेशन हुआ था, वो पहले बना था, एक अभी लेटेस्ट के अंदर बना था। तो जब आप ऑप्शन देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। जैसे यूएसए है वो पहले वाले में भी अभी वाले के अंदर है, लेकिन यहाँ पे जापान दिया है, ऑस्ट्रेलिया दिया है। इसका मतलब जो क्वाड ग्रुप यहाँ पे पूछा, जो पहले फॉर्म हुआ था उसका बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन शामिल नहीं है, चीन शामिल नहीं है। वैसे इसको वैसे भी देख सकते हो, अगर आपको पहले वाला पता भी नहीं हो तो भी चीन दोनों ही क्वाड ग्रुप के अंदर शामिल नहीं है, पहले वाले और बाद वाले में भी। लेकिन अभी यहाँ पे जो आपसे पूछा है इन तीनों का अगर पूछा तो इसके साथ में जो कौन सा शामिल है, तो अपना प्यारा भारत इंडिया है, वो किसके अंदर, क्वाड ग्रुप के अंदर शामिल है। अब यहाँ पे नेक्स्ट के अंदर आपके क्या गया है, यहाँ पे जो भी आपके साइंस के जो इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मेशन पूछे जाते हैं कि किससे मिलके क्या बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बना के आपका डायरेक्ट आपसे पूछ लिया कि पूछे कहाँ सा किससे बनता है। तो आपको याद रखना है तांबा और सॉरी यहाँ पे क्या हुआ है, कांबा नहीं यहाँ पे होगा, तांबा और टिन से मिलके बनता है। कांसा बनता है। पीतल किस किस से बनता है, तांबा और जस्ता से बनता है। घन मेटल किससे बनता है, तांबा जस्ता और टिन से मिलके बनता है घन मेटल। और जर्मन सिल्वर अगर आपसे पूछे, सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है वो है जर्मन सिल्वर। आपको याद रखना है जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर नहीं होके क्या क्या होता है, तांबा होता है, जस्ता होता है और निकिल होता है। इन तीनों से मिलके कौन बनता है, जर्मन सिल्वर बनता है। स्टेनलेस स्टील अगर पूछे किस किस से मिलके बनता है, तो आयरन, निकिल और क्रोमियम से मिलके कौन बनता है, स्टेनलेस स्टील बनता है। और सिर्फ स्टील अगर पूछे तो लोहा और कार्बन से मिलके बनता है, वो बनता है स्टील। अब चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्थापक कौन थे, भगत सिंह थे नौजवान भारत सभा के संस्थापक। अब चलो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे देखो इसके अंदर ये सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें बताने के लिए और कुछ भी नहीं है। अगर कुछ जिस क्वेश्चन के अंदर बताने के लिए कुछ नहीं होगा, इसमें अपन सीधा डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड पढ़ लेंगे। जिनके अंदर थ्योरी बताने के लिए होगी वहाँ पे अपन थ्योरी डिस्कस करेंगे। त्वचा व बालों का कलर किस वर्णक के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन से वर्णक के कारण होता है। मेलानिन वर्णक के कारण त्वचा व बालों का कलर डिसाइड होता है। ये जरूर याद रखना, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किस महीने में हुआ था।
मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर स्टूडेंट को क्या होता है कि इसकी डेट याद होती है, लेकिन उनको अब ये महीना याद नहीं होता। तो आपको जरूर याद रखना किस महीने के अंदर हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। वैसे देखो, अगर आप यहाँ पे सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ मैं, अगर आप याद रखो तो आप ये याद रख लो कि 1947, देखो 47 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन नहीं हुआ था, सिर्फ ट्रिक है जैसे बता रहा हूँ। जैसे 1947 के अंदर जो भारत आज़ाद हुआ था और उस टाइम 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, मान लो 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। उसी टाइम आप ये याद कर सकते हो कि ये कहा गया था कि आप भारत छोड़ दो, तो अगस्त के महीने के अंदर ही कहा गया था, तो इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन भी अगस्त में प्रारंभ हुआ था। लेकिन 1947 में नहीं हुआ था। जो कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ, तो 8 अगस्त 1942 के अंदर हुआ था। ये जरूर याद रखना है। 1942 है, 1947 नहीं है, वो सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बताया गया था। अब अगर बात करें मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने क्या भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। तो क्या कहाँ पे किया गया था? मुंबई के अंदर। और मुंबई के अंदर भी अगर पूछे कहाँ पे किया गया था, ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे एक ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ऐसे ही देखो आपके सारे के सारे ही क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन जब तक आपके एग्जाम होगा एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो अपन ने पढ़ा नहीं होगा। बस आपको विश्वास रखने की जरूरत होती है। देखो कोई भी अगर आपको एक सफलता किसी को भी मिलती है तो उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक यही है कि वो एक दिन के अंदर नहीं मिलती। ऐसे ही अगर आपको सक्सेस होना है और सिलेक्शन लेना है तो आपको एक दिन में सिलेक्शन नहीं हो सकता, आपको रेगुलर पढ़ते जाना होगा। इसे आपको जितने भी अगर जीके के हम वीडियो अपलोड करते हैं तो वो सब देखने होंगे। तो लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? राजस्थान से होता है। अब चलो लूनी नदी से रिलेटेड अगर अपन बात करें कि राजस्थान में कहाँ से होता है, तो राजस्थान के अंदर अजमेर जिले के अंदर लूनी नदी का उद्गम स्थान होता है। और कहाँ से निकलती है? तो अरावली सरणी की, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ना ही लिखा हुआ है, यहाँ पे आप याद रख लेना, अरावली सरणी की जो नाग पहाड़ी है वहाँ से निकलती है लूनी नदी। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता क्वेश्चन है ये। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपको याद रखना है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 के अंदर हुआ था प्लासी का युद्ध। अब किस किस के बीच में हुआ था ये सब भी देखना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ अगर इतना ही याद करेंगे कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था तब तो कैसे काम चलेगा। तो आपको याद रखना है फिक्स डेट पूछे कब हुआ था, 23 जून 1757 को हुआ था। और कौन कौन थे उस टाइम आमने सामने? एक साइड थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी और उनके सामने कौन थे? बंगाल के नवाब थे। और अब बात करेंगे मतलब ब्रिटिश इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़े थे? रॉबर्ट क्लाइव लड़े थे। बंगाल की नवाब की तरफ से उन्होंने जो अब बात करें कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी की तरफ से कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव थे। और उनके सामने बंगाल के नवाब की तरफ से कौन थे? सिराजुद्दौला थे। लेकिन जीत किसकी हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव की हुई थी यहाँ पे। और किसकी वजह से, किसने विश्वासघात किया था? मीर जाफर ने विश्वासघात किया था। क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर किसने विश्वासघात किया था? आपको याद रखना है मीर जाफर ने विश्वासघात किया था। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था, मैंने सोचा था 10 मिनट का ही करवाएंगे, लेकिन अगर आप अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है तो आपको पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कम टाइम में जल्दी जल्दी इधर उधर भागोगे तो आपकी टाइम निकल जाएगा लेकिन आप कुछ भी पढ़ नहीं पाओगे। HRA की स्थापना निम्न में से कौन शामिल नहीं था? मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के अंदर कौन शामिल नहीं था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है 3 शामिल थे 1 नहीं था। तो शामिल कौन कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल थे, नरेंद्र मोहन सेन थे और प्रतुल गांगुली शामिल थे। लेकिन कौन नहीं थे? तो बाल गंगाधर तिलक इसके अंदर शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर बात करें कि इसके अंदर जो चौथे पर्सन थे वो कौन शामिल थे, तो आपको याद रखना है चंद्रशेखर आजाद थे इसके अंदर शामिल। नेतृत्व किसने किया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने ही किया था। बाकी ये 3 नाम जो अपन ने ऑप्शन में देख लिए वही नाम है। और स्थापना कब हुई थी? जो HRA की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1924 के अंदर स्थापना की गई थी। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अपने जो अभी तक जितने क्वेश्चन थे आज के जो अपन ने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, फिर हमने आपको शुरुआत में भी कहा था कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट में पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है? जो भी इंपॉर्टेंट जिले हैं वो देखेंगे जो बार बार के एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आपको पूछे कौन कौन सी जिले, तो आपको याद रखना है डल है, वेरीनाग है, वुल्लर है, नागिन है, शेषनाग है और अनंतनाग है। ये सारी की सारी जिले कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। उत्तराखंड की कौन कौन सी जिले? सातनाल, नैनीताल, राक्षसताल और देवताल। ये सब की सब जो जिले हैं वो उत्तराखंड
उत्तराखंड के अंदर है। हैदराबाद के अंदर कौन सी है? हुसैन सागर झील है। हैदराबाद और तेलंगाना दोनों की साथ में पूछे तो भी हुसैन सागर है। मणिपुर के अंदर कौन सी है? लोकटक झील है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोकटक झील बार बार पूछी जाने वाली झील है। मणिपुर के अंदर कौन सी? लोकटक झील है। आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सी? कोलेरू झील है। ऐसे अगर पूछे कि उड़ीसा के अंदर कौन सी झील है, उड़ीसा के, तो यहाँ पे चिल्का झील हो जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चिल्का झील भी। और केरल के अंदर कौन सी झील है? बोमनाड झील है। महाराष्ट्र के अंदर कौन सी झील है? लोनार झील है। अब अगर देखो आपको क्विज भी करनी हो, आप चाहते हो ऐसी क्विज भी करो, तो ऑब्जेक्टिव अड्डा का हमने जो टेलीग्राम जो ऑफिशियल चैनल बना हुआ है वहाँ पे भी हम रोज़ की क्विज अपलोड करते हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। एक हमने आपको शुरुआत में भी कहा था और हम अभी भी कह रहे हैं कि आप अपना कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपको पार्ट फर्स्ट के जैसे जीके पढ़नी है, पार्ट 2 के जैसे पढ़नी है, या फिर जो आज अपलोड हुआ है पार्ट 3 के जैसे जीके पढ़नी है। आप जैसे कहोगे हम वैसे ही आपको जीके पढ़ा देंगे। बाकी क्योंकि पढ़ना है, अब कैसे ही पढ़ो जैसे, क्योंकि आपको पढ़ना है, आपको एग्जाम देना है, तो आपके लिए ज़रूरी है जैसे आपको समझ में आता है वैसे ही हम पढ़ाएंगे। तो अब चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर अगला जो वीडियो आएगा उसके साथ में।